वीडियो की स्टार्टिंग में हम लोग तानजीरो को देखते हैं जो कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर गिर रहा होता है और वो समझ जाता है कि अगर वो नीचे टकराया जमीन से तो वो मारा जाएगा। और अभी इस पॉइंट पे वो इस पोजीशन में भी नहीं है कि वो अपनी ब्रीथिंग टेक्निक का यूज करे, लेकिन तभी उस जगह सही वक्त पे ग्यू आता है जो कि तानजीरो को बचा देता है। इसके बाद फिर वहाँ पे उनका जितने भी लोअर रैंक डीमंस के साथ इनकाउंटर होता है वो उन्हें इजिली मार देते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग ओबोने एंड मिस्ट्री को देखते हैं जिनके पीछे बहुत सारे डीमंस लगे हुए होते हैं, लेकिन जो अपना ओबोने होता है वो सरप्रेंट ब्रीथिंग की फिफ्थ फॉर्म का यूज करके उन सभी डीमंस को मार देता है और बोलता है गंदी नाली के कीड़ों मिस्ट्री से दूर रहना। और ये चीज सुनने के बाद मिसूरी ओबोने से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है। उसी के बाद हम लोग ग्योमे एंड मुचिरो को देखते हैं जिनके रास्ते में जितने भी डीमंस आ रहे होते हैं वो उन्हें मार रहे होते हैं। फिर मुचिरो ग्योमे को बोलता है जो ये डीमंस है वो नंबर से बहुत ही ज्यादा है, तो ग्योमे जवाब देता है हाँ ये बात तो है, लेकिन जो इनका पावर लेवल है वो एक लोअर रैंक किजोगी की तरह है और ये हमें यहीं पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब मुचिरो मुद्दे पे आता है और ग्योमे से पूछता है अभी मास्टर उबियासाकी कैसे होंगे, तो ग्योमे जवाब देता है वो मर चुके हैं। फिर मुचिरो ग्योमे से एक और सवाल पूछता है मेरे को ऐसा नहीं लगता कि मास्टर उबियासाकी को पता ना हो कि उन पे डीमन हमला करने वाला है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने खुद को हमारे लिए डिकॉय बनाया। और ये सुनकर ग्योमे उसे बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो। और ये सुनने के बाद मुचिरो शॉक्ड हो जाता है और उसे अपने वही दिन याद आ जाता है जब डीमन ने उस पर अटैक किया था और वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। तो जो मास्टर उबियासाकी है वो पूरा समय उसके साथ थे और उसकी देखभाल कर रहे थे और ऐसा उन्होंने दूसरे डीमन स्लेयर के साथ भी किया था। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और मुचिरो की आंखों में आंसू होते हैं और वो बोलता है मुजान ने मेरे बड़े भाई को ही नहीं मेरे फादर को ही मार दिया और अब उसे हेल में जाने से पहले सफर करना पड़ेगा। और ये सुनने के बाद ग्योमे भी गुस्से में बोलता है चिंता मत करो हम सभी यही सेम चीज फील कर रहे हैं। फिर हम लोग सानिमे को देखते हैं जो कि एक जगह बैठा हुआ होता है और अपने मन में सोचता है मैं मास्टर को नहीं बचा पाया। और तभी उस पे एक डीमन अटैक करता है लेकिन वो उस डीमन को इजीली मार देता है और इसी के बाद उसके सामने बहुत सारे लोअर रैंक डीमंस आ जाते हैं और वो हंसते हुए बोलता है एक के बाद एक डीमन आए जा रहे हैं, मैं सभी को खत्म कर दूंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लोग देखते हैं लॉर्ड इनोसुके को जो कि इन्फिनिटी कैसल में डीमंस मार रहा होता है और बोल रहा होता है ये परफेक्ट जगह है मेरी ट्रेनिंग को टेस्ट करने का। इसके बाद हम लोग गैन्या को देखते हैं जो कि इन्फिनिटी कैसल में नर्वस होता है और फिर हम लोग जेनेसु को देखते हैं जिसे आस पास ही एक डीमन की खुशबू आ रही होती है और उसे ऐसा लगता है कि पास ही में मुजान है और वो उसी की साइड बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और लास्ट में हम लोग शिनोबु को देखते हैं जिसे अपने आस पास ही डीमन की स्मेल आती है और जब वो अपने पास का दरवाजा खोल के देखती है तो उस जगह डोमा होता है जो कि सेंस कर लेता है कि शिनोबु आ चुकी है और वो बोलता है ओ अच्छा तो तुम आ ही गई हो लड़की। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग शिनोबु के पास का ग्लिम्स देखते हैं जिसमें घायल करना है शिनोबु को बोल रही होती है शिनोबु तुम डीमन स्लेयर को अब छोड़ दो, तुम बहुत मेहनत करती हो लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम एक नॉर्मल लड़की की तरह अपनी जिंदगी जियो जब तक तुम बूढ़ी ना हो जाओ और यही मेरे लिए काफी। तभी शिनोबु जवाब देती नहीं मैं डीमन स्लेयर को नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। मेरे को बताओ कनाए किस तरह के डीमन है, लेकिन कनाए कुछ बताए उससे पहले ही उसका दी एंड हो जाता है। उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जब शिनोबु डोमा को देखते तो उसे ऐसा लगता है कि ये तो वही डीमन है जिसके सिर के ऊपर खून ही खून लगा हुआ है। फिर डोमा बड़े कामली हंसते हुए खुद का इंट्रोडक्शन शिनोबु को देता है। उसी के बाद एक लड़की चिल्लाती है और शिनोबु को बोलती है प्लीज मेरी हेल्प करो। जो चीज देखकर डोमा उसे बोलता है मैं अभी बात कर रहा हूँ तो चुप हो जाओ, लेकिन उसी वक्त शिनोबु अपनी टेक्निक का यूज करके उस लड़की को बचा देती है और देख के ऐसा लग रहा होता है कि शिनोबु ने उस लड़की को सक्सेसफुली बचा दिया है। बट हम सभी गलत होते हैं, डोमा ने उसे शिनोबु के बचाने से पहले ही मार दिया था और उस लड़की के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और डोमा शिनोबु को बोलता है उस लड़की को साइड में रख दो, मैं उसे बाद में खाऊंगा। और जिस शार्क फैंस का यूज करके डोमा ने उस लड़की को मारा उससे शिनोबु समझ जाती है कि यही मेरी बहन का कातिल है, क्योंकि वैसे ही उसने कनाई को भी मारा था। उसके बाद डोमा शिनोबु को बोलता है आई एम द फाउंडर ऑफ द इंटरनल पैराडाइज फेथ और मेरा काम है लोगों को खुश रखना। ये सुनने के बाद शिनोबु डोमा को गुस्से में बोलती है तुम क्या बद्दा मजाक कर रहे हो, वो लड़की तुमसे अपनी जान की भीख मांग रही थी लेकिन तुमने उसे मार दिया। लेकिन बंदा इस बात का भी एक्सप्लेनेशन देता है कि अब उस लड़की को कोई भी सफरिंग कोई भी पेन कोई भी दर्द महसूस नहीं होगा क्योंकि मैंने उसे खा लिया और जो सभी लोग होते हैं वो सभी को खाता हूँ क्योंकि वो फिर मेरे अंदर हमेशा जीवित रहते हैं। और ये बातें सुनकर शिनोबु गुस्से में डोमा को बोलती है तुम पागल हो चुके हो और तुम्हारी बातें सुन के मेरा दिमाग खराब हो गया। और शिनोबु की ऐसी बातें सुन के डोमा को समझ नहीं आता और वो ये चीज नोटिस करता है कि कुछ चीज है जो कि शिनोबु को बॉदर कर रही है और वो उससे पूछता है। तो अब शिनोबु पॉइंट पे आती है और डोमा को बोलती है ये तुम क्या कहना चाहते हो, तुमने मेरी बहन को मार दिया, क्या तुम्हें ये हाउरी याद नहीं। और अब हाउरी देखने के बाद डोमा समझ जाता है कि शिनोबु किस लड़की की बात कर रही है और वो उसे बोलता है तो तुम उस लड़की की बात कर रही हो जो फ्लावर ब्रीथिंग यूज कर सकती थी और वो दिखने में काफी क्यूट थी और मैं उसे पूरा खाने वाला था, लेकिन तभी सही वक्त में सनराइज हो गया। और इतना सुनने के बाद शिनोबु खुद को संभाल नहीं पाती और अपनी शॉट से डोमा की आंखें फोड़ देती है। लेकिन डोमा इसके काउंटर में ब्लड डीमन आर्ट लोटस फ्रोजन टेक्निक का यूज करता है जिससे जो शिनोबु के लंग्स होते हैं वो फटने स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर डोमा शिनोबु को बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम ऐसी टेक्निक से
मेरे को हरा सकती हो? तो शिनोबू जवाब देती है, मेरे को ऐसा नहीं लगता, लेकिन पॉइजन का क्या? और तभी डोमा रियलाइज करता है कि जो पॉइजन है वो उसके पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रहा है, इवन वो खून की उल्टियां तक करने लग जाता है। लेकिन अभी भी शिनोबू कंफर्म नहीं है कि जो उसका पॉइजन है वो डोमा पे काम करेगा भी या नहीं, क्योंकि उसने अपना पॉइजन अभी तक अपर मून डीमंस पे ट्राई नहीं करा। बट कुछ देर बाद ही डोमा शिनोबू के पॉइजन को ब्रेक डाउन कर देता है और ये चीज देखने के बाद शिनोबू भी सरप्राइज हो जाती है। फिर डोमा शिनोबू का मजाक उड़ाता है और बोलता है, अब तुम्हारे पास कोई और टेक्निक है तो मैं पे ट्राई कर सकती हो। इसके बाद ही हमें डोमा का पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब वो बच्चा था, और बताया जाता है कि जब वो बच्चा था तो वो काइंड और क्लेवर था और उसका मिशन ये था कि उसे लोगों को हैप्पी रखना है। और जो उसकी आंखें थी वो रेनबो कलर की और जो उसके बाल थे वो पेल ग्रे कलर के, जो कि इनोसेंट को प्रूव करते हैं। और उसके पेरेंट्स को ऐसा लगता था कि डोमा कोई एक स्पेशल चाइल्ड है जो कि भगवान की वॉइस सुन सकता है। लेकिन डोमा तो अपने मन में यही सोच रहा होता है कि जो मेरे पेरेंट्स है वो मंदबुद्धि है, जिन्होंने एक बेकार सा रिलीजन ग्रुप बना दिया और मैं उनके लिए सॉरी फील करता हूँ, इसीलिए मैं उनके साथ हमेशा खेलता हूँ और मैंने आज तक कभी भी भगवान की वॉइस नहीं सुनी। और जब लोग उसके पास आते और उसकी पूजा और उसकी तारीफ करते तो उसे भी ऑकवर्ड फील होता था। और जो बड़े लोग थे वो उसके सामने आके रोते और अपने दुख, दर्द और पीड़ा उसके साथ शेयर करते और उससे बोलते कि वो पैराडाइज ग्रुप को लीड करे। और ये सुनने के बाद जो डोमा था वो भी रोता, क्योंकि बंदे को ऐसा लगता था कि जो पैराडाइज है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये सभी एक फेयरी टेल की कहानी है जो कि ह्यूमंस ने अपनी इमेजिनेशन से क्रिएट करी है। इवन बंदे की आइडियोलॉजी ये होती है कि जब तुम मर जाते हो तो तब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होता, तुम वापस अर्थ में दफना दिए जाते हो। और वो ऐसे लोगों को खुश रखता है और इसीलिए उसका जन्म हुआ, यानी उनको खा के। और जो ये सिंपल चीज है वो लोग नहीं समझ पाते। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग प्रेजेंट में आते हैं और हमें पता चलता है कि 5 बार शिनोबू ने डोमा पे अटैक कर दिया, लेकिन उसके अटैक से डोमा को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। और इस पॉइंट पे शिनोबू भी बहुत स्ट्रगल कर रही होती है। इसके बाद हमको डोमा के थ्रू ये पता चलता है कि कुछ समय पहले जो उसका ब्लड डीमन आता है वो शिनोबू के ब्लड के साथ मिक्स हो चुका है, जिससे जो शिनोबू का ब्लड है वो जल्दी मिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा और अभी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन शिनोबू अभी भी रुकती नहीं है। उसका प्लान ये होता है कि वो मल्टीपल अटैक डोमा पे करेगी और लार्ज अमाउंट ऑफ पॉइजन डोमा के अंदर इंजेक्ट करेगी, तो वो फिर डोमा पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। फिर जब शिनोबू डोमा पे मल्टीपल अटैक करती है, उसी के बाद जो उसकी बॉडी होती है वो भी कट ऑफ हो जाते हैं, यानी उसकी बॉडी के भी टुकड़े टुकड़े होने लग जाते हैं। इसके बाद डोमा बोलता है शिनोबू को, तुम मुझसे जीत सकती थी अगर तुम अपनी स्पीड का यूज करती, लेकिन मे बी नॉट, क्योंकि तुम हाइट में छोटी हो इसीलिए। ये बात सुनकर शिनोबू अपने हाथों को देखती है और खुद को कोस रही होती है कि वो इतनी छोटी पैदा क्यों हुई, क्योंकि अगर वो थोड़ी बड़ी और होती तो शायद वो इस डीमन को हरा सकती थी और जब यो में इस जगह आएंगे तो वो सभी को बचा लेंगे। लेकिन अब उसे समझ आ रहा है कि कनाए मरते मरते उसे एक्चुअली में क्या कहना चाहती थी और इस पॉइंट पे शिनोबू ने भी हार मान ली है। लेकिन तभी शिनोबू के सामने कनाए की सोल अपेयर होती है जो कि उसे खड़े उठने को बोलती है, उसे मोटिवेट करती है। लेकिन इस पॉइंट पे शिनोबू ने हार मान ली क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है। तो कनाओ बोलती है, फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा क्योंकि तुम इंसेक्ट हसीरा शिनोबू कोचू हो, और अगर तुमने एक बार डिसाइड कर लिया कि तुम्हें इस डीमन को हराना है तो किसी भी हालत में तुम्हें इस डीमन को हराना होगा। क्या तुम वो वादा भूल गए जो तुमने मुझसे और कनाओ से किया था? इसके बाद शिनोबू फिर से खड़ी होती है, जो चीज देखकर डोमा भी सरप्राइज हो जाता है और उसे बोलता है, अब तुम्हें इतना आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी बहुत तेजी से शिनोबू इंसेक्ट बीटिंग डांस ऑफ सेंटीपीड टेक्निक का यूज करके डोमा की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ती है, जो चीज देखकर डोमा भी शॉक्ड हो जाता है। और जब शिनोबू डोमा के क्लोज आती है तभी वो अपने शार्प फैन से उस पर अटैक करता है, लेकिन यह अटैक उसका फेल हो जाता है और वो उसके हावड़ी पे लगता है। और यही शिनोबू के लिए एक ओपनिंग होती है और वो अपनी शॉट को डोमा के गले के अंदर घुसेड़ के उसे दीवार पटक देती है और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो। तो प्रीवियस वीडियो के आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो शिनोबू होती है वो अपनी शॉट को डोमा के गले के अंदर घुसेड़ देती है। तो अब आगे नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग शिनोबू के पास्ट को देखते हैं जब वो बच्ची थी और उसे ऐसा यकीन था कि जो उसकी लाइफ की हैप्पीनेस है वो जिंदगी भर रहेगी। लेकिन एक दिन डीमंस उसकी फैमिली पे हमला कर देते हैं और उसे रियलाइज होता है कि जो उसकी लाइफ की हैप्पीनेस है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और जो हैप्पीनेस होती है वो एक पतले ग्लास की तरह होती है जो कि कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकती है। लेकिन जब उसे लगने लग जाता है कि वो मरने वाली है तभी उस जगह में आ जाता है जो कि उन्हें बचा देता है डीमन से। और उसे ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे लोग इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं जिनकी हैप्पीनेस अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई। और इसके बाद जो शिनोबू होती है वो ग्योमे से इंस्पायर होती है और वो अपने मन में ठानती है कि उसे ताकतवर बनना है और लोगों को बचाना है। और इसके बाद शिनोबू और कनाए एक दूसरे से वादा करते हैं कि उनसे जितना हो सके वो उतने डीमंस को हराएंगे। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे शिनोबू की शॉट उसके हाथों से छूट रही होती है, लेकिन वो अपने मन में सोच रही होती है डोमा को देखकर कि अगर मैंने एक डीमन को हराया तो शायद मैं कुछ लोगों को बचा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने एक अपर रैंक डीमन को हराया तो शायद मैं बहुत सारे लोगों की यानी हजारों लोगों की जान बचा सकती हूँ। लेकिन फिर भी जो शिनोबू की शॉट होती है वो उसके हाथों से छूट जाती है और वो नीचे जमीन पे गिर रही होती है। तभी उसे तांजीरो की पास्ट की बात याद आती है जब तांजीरो ने उससे पूछा था कि क्या तुम गुस्सा हो। और आज फाइनली शिनोबू इस बात का जवाब देती है, यस तांजीरो मैं गुस्सा हूँ, मैं हमेशा से गुस्सा थी। मेरे पेरेंट्स मारे गए, मेरी बड़ी बहन मारे गई, मेरे सभी सोगुस मारे गए एक्सेप्ट कनाओ। और अगर उन डीमंस ने उन लड़कियों का मदद नहीं किया होता तो शायद आज वो लड़कियां मेरी फैमिली होती और मैं उनके साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती। और इस पॉइंट पे जो शिनोबू होती है उसे डोमा को देखकर गुस्सा आ रहा है और उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसका पॉइजन क्यों काम नहीं किया। और जब वो जमीन पे गिरने वाली होती है तभी डोमा उसे पकड़ लेता है और उसे जकड़ के मगरमच्छ के आंसू बहाने लग जाता है और उसे झूठी सिंपैथी दे रहा होता है। लेकिन उसी के बाद जहाँ पे शिनोबू और डोमा लड़ रहे होते हैं उधर भागते भागते कनाए भी पहुंच जाती है और जब वो अपनी मास्टर को देखती है
तो वो पूरा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि जो डोमा है वो शिनोबू को आधा ऑब्जर्व कर चुका है। लेकिन उसी के बाद जो कनाए होती है वो फ्लावर ब्रीथिंग फोर्स फॉर्म का यूज करती है डोमा पे। लेकिन जो डोमा होता है वो बड़े आराम से उसके हमले को डॉज करके उसके पीछे आ जाता है और उसे बोलता है, जब मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मेरे को काटने की कोशिश मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज फर्स्ट टाइम हम लोग कनाए को इतना गुस्से में देखते हैं और इसके बाद डोमा हंसते हुए बोलता है, आज तो मजे ही मजे, क्योंकि एक के बाद एक मेरे लिए दावतें आई जा रही है। उसके बाद सीन चेंज होता है और दूसरी तरफ हम लोग काइगाकू एंड जेनेत्सु का इनकाउंटर देखते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग ग्यू एंड तांजिरो को देखते हैं जो कि मुजान की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन तभी तांजिरो के नीचे एक गेट ओपन हो जाता है जिससे तांजिरो गिरने वाला होता है। लेकिन तभी समहाउ वो नीचे गिरने से बच जाता है और समझ जाता है कि जो ये बिल्डिंग है वो अलाइव है और ये नहीं चाहती कि मैं ग्यू के साथ रहूं और इसीलिए ये बिल्डिंग मेरे को सेपरेट करने की कोशिश कर रही है। तभी साइड से एक कासुगा एक्रो तांजिरो और ग्यू के पास से गुजरती है जो कि अनाउंस कर रही होती है कि जो शिनोबू कोचू है वो मर चुकी है अपर रैंक की जो कि लड़ते हुए। और ये सुनने के बाद ग्यू एंड तांजिरो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और तांजिरो को शिनोबू के फैन मोमेंट्स याद आते हैं जिसको सोचकर वो निराश हो जाता है। बट जो ग्यू होता है वो अपने मन में ये भी सोच रहा होता है कि जो ये कासुगा क्रो है उसके ऊपर ये पेपर क्या लगा हुआ है। तो इसके बाद हमको पता चलता है कि जो कासुगा क्रो के नेक पे पेपर लगा हुआ है वो यूसिरो की आंखें होती है जिसका यूज करके जो किरिया उबेसकी है वो इन्फिनिटी कैसल की सारी इन्फॉर्मेशन हसीरा तक पहुंचा रही है। उसके बाद किरिया उबेसकी अपनी बहनों से एक फेवर लेती है कि उसके पास एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है और क्या वो क्रोस का यूज करके उस इन्फॉर्मेशन को सभी हसीरा तक पहुंचा सकती है। और वो इन्फॉर्मेशन ये होती है कि करंट टाइम में जो मुजान है उसने अपनी लोकेशन चेंज नहीं करी और वो सभी लोग नॉर्थ की तरफ जाए। लेकिन तभी साइड से उसकी बहन बोलती है कि जो जेनेत्सु है वो अपर मून 6 से लड़ रहा है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जेनेत्सु और काइगाकू को इनकाउंटर देखते हैं और काइगाकू जेनेत्सु को बोलता है, तुम अभी तक नहीं बदले जेनेत्सु, तुम पहले की तरह ही कमजोर हो और क्या तुम हसीरा बन गए और क्या तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा दूसरी फॉर्म्स भी यूज कर सकते हो। लेकिन अब जेनेत्सु भी सीरियस वे में बोलता है कि तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम अपर रैंक में से सबसे नीचे हो और क्या तुम्हें बस खाना पूर्ति के लिए ले रखा है। और ये सुनने के बाद काइगाकू बोलता है, ओह अच्छा, बच्चा बड़ा हो चुका है, अब तुम मुँह चलाने लग गए। लेकिन इसके बाद जेनेत्सु गुस्से में काइगाकू से पूछता है कि तुम डीमन क्यों बने, तुम्हारे डीमन बनने की वजह से जो वो ओल्ड मैन थे उन्होंने खुद को मार दिया। लेकिन इन बातों से काइगाकू को कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो बोलता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता कि वो ओल्ड मैन मरे या जिए क्योंकि उसे मेरी वैल्यू नहीं पता थी। वो ओल्ड मैन मर गया ठीक ही है क्योंकि मैंने सब कुछ किया जो मुझसे हो सकता था, लेकिन उसने मेरे को कभी भी अपना सक्सेसर नहीं बनाया। उस ओल्ड बादशाह ने तुम जैसे स्कम को अपना सक्सेसर बनाना चाहा। और ये बात सुनने के बाद हम लोग जेनेत्सु का कुछ अलग ही रूप देखते हैं और वो बोलता है, इफ आई एम स्कम देन यू आर ट्रैश। मैं उस ओल्ड मैन के सॉरी फील करता हूँ क्योंकि उसे सही के सक्सेसर भी नहीं मिल पाए। मैं फर्स्ट फॉर्म यूज कर सकता हूँ लेकिन तुम फर्स्ट फॉर्म के अलावा सब फॉर्म यूज कर सकते हो। और जेनेत्सु की बातें सुनने के बाद क्या वो गुस्सा आता है और वो बोलता है, मेरे को अपने साथ मत घसीटो। और इसके बाद ही वो थंडर बीटिंग फोर्थ फॉर्म से जेनेत्सु पे हमला करता है। लेकिन अपना जेनेत्सु कहाँ चुप बैठने वाला था, फिर वो भी काइगाकू पे अटैक करता है और फिर उसे बोलता है, तुम काफी स्लो हो। और तभी काइगाकू रियलाइज करता है कि उस पे एक क्लीन हिट लग चुका है और वो जेनेत्सु को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये बहुत ही डिफरेंट इंसान बन चुका है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमको काइगाकू और कोकोशिबा को इनकाउंटर दिखाया जाता है और बताया जाता है कि उसके अकॉर्डिंग अगर तुम्हारे सामने कोई ताकतवर अपोनेंट है तो उसके सामने झुकना कोई शर्मनाक बात नहीं है क्योंकि जब तक तुम जिंदा हो तब तक तुम कुछ भी कर सकते हो, चाहे इसके लिए तुम्हें गंदा पानी क्यों ना पीना पड़े, अपने फेस को मिट्टी पे क्यों ना रगड़ना पड़े या दूसरों के पैसे ही क्यों ना चुराना पड़े। इसके बाद कोकोशिबा मुजान का ब्लड काइगाकू को ऑफर करता है और बोलता है, क्या तुम डीमन बनना चाहते हो जिसके पास बहुत ज़्यादा ताकत होगी और तुम हम में से एक बन जाओगे, लेकिन एक पावरफुल डीमन बनने के लिए तुम्हें टाइम लगेगा जैसे एक शॉर्टमैन को लगता है। इसके बाद काइगाकू को ना चाहते हुए भी मुजान के ब्लड को कंज्यूम करना पड़ता है और उसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे काइगाकू जेनेत्सु को देखकर सोच रहा होता है कि ये स्मॉल फ्राई मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, इसने थोड़ी पावर गेन कर ली है लेकिन ये अपर रैंक के मुकाबले कुछ भी नहीं है। इसके बाद वो जेनेत्सु पे बिना रुके लगातार थंडर बीटिंग के अटैक्स कर रहा होता है जिससे जो जेनेत्सु की हालत होती है वो बहुत ज़्यादा खराब होती है, वो ऑलमोस्ट मरने वाला है। इसके बाद हमको काइगाकू का इनर थॉट दिखाया जाता है कि कैसे लोग उसका मजाक उड़ाया करते थे क्योंकि वो थंडर बीटिंग की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं कर सकता जो कि एक बेसिक टेक्निक है। लेकिन जो जेनेत्सु है वो उस बेसिक टेक्निक को यूज कर सकता है और इसीलिए दोनों एक दूसरे से हेट करते थे। बट जो जेनेत्सु था वो काइगाकू को रिस्पेक्ट भी करता था। लेकिन दूसरी तरफ जो काइगाकू था वो जेनेत्सु को बस एक कीड़े की तरह समझता था और इस पॉइंट पे जेनेत्सु समझ जाता है कि अब काइगाकू को नहीं बदला जा सकता। फिर वो लास्ट में अपने ग्रैम से माफी मांगता है। इसके बाद आखिर में जो जेनेत्सु होता है वो थंडर बीटिंग की 7 फॉर्म का यूज करके काइगाकू का गला काट देता है और जो ये अटैक था वो काइगाकू देख नहीं पाया। इसके बाद दोनों नीचे जमीन पे गिर रहे होते हैं यानी दोनों मरने वाले हैं और फिर काइगाकू चिल्ला रहा होता है, मैं जानता था कि जो ओल्ड मैन है वो तुम्हें अच्छा मानता था, उसने बस ये टेक्निक बस तुम्हें ही सिखाई, वो अच्छा इंसान नहीं है। लेकिन जेनेत्सु बोलता है, ये फॉर्म मेरी है और ये फॉर्म मैंने क्रिएट की रही है क्योंकि मैं तुमसे इक्वली फाइट करना चाहता था। और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो प्रीवियस वीडियो की आखिर में हम लोगों ने देखा था कि जो जेनेत्सु होता है वो थंडर बीटिंग के 7 फॉर्म का यूज करके काइगाकू को गला काट देता है। लेकिन इस पॉइंट पे जेनेत्सु और काइगाकू दोनों मरने वाले। तो अब वीडियो को इससे आगे स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि जो काइगाकू होता है वो मरने वाला है, लेकिन वो जेनेत्सु को देखकर अपने मन में सोच रहा होता है कि जेनेत्सु जैसा कीड़ा जो कि थंडर बीटिंग के फर्स्ट फॉर्म के अलावा कोई फॉर्म यूज नहीं कर सकता, उसने थंडर बीटिंग की 7 फॉर्म कैसे यूज कर ली। वो तो मुझसे कमजोर था, यानी बंदा यकीन नहीं कर पा रहा कि जेनेत्सु ने उसे
हरा चुका है। लेकिन बंदे को एक चीज का रिलीफ होता है कि वो तो मरने वाला है, लेकिन वो अपने साथी जेनेत्सु को लेकर मरेगा, वो अभी पूरी तरीके से हारा नहीं है। बट तभी उस जगह युशिरो आ जाता है जो कि काइगाकू को बोलता है जो लोग दूसरों के लिए कुछ नहीं कर सकते उन्हें उनसे भी कुछ रिसीव नहीं होता, और लास्ट में वो लोग अकेले ही मर जाते हैं जैसे तुम मरने वाले हो। इसके बाद जो युशिरो होता है वो जेनेत्सु को रेस्क्यू कर लेता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग जेनेत्सु को देखते हैं जो कि किसी अलग ही दुनिया में होता है, जहाँ पे उसके सामने उसके मास्टर होते हैं और वो कहता है मेरे को माफ करना, मैं काइगाकू के साथ नहीं था इसीलिए वो डीमन बन गया, और अगर मैं उसके साथ होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। और बंदे को ऐसा लग रहा होता है कि सारी गलती उसी की है, उसी की वजह से जो काइगाकू है वो डीमन में बदला है। लेकिन ये सुनने के बाद जो जेनेत्सु के मास्टर होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं और उसे कहते हैं जेनेत्सु आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड ये सुनकर जेनेत्सु भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद हम लोग प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे जो दूसरे डीमन स्लेयर होते हैं वो जेनेत्सु को ट्रीट कर रहे होते हैं। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग ग्यू एंड तांजिरो को देखते हैं जो कि अभी तक इन्फिनिटी कैसल के अंदर ही घूम रहे होते हैं, और जो तांजिरो होता है वो काफी नर्वस हो रखा होता है क्योंकि अभी तक उसका किसी भी अपर रैंक डीमन से इनकाउंटर नहीं हुआ, और वो ये भी सोच रहा होता है कि क्या अभी सब लोग ठीक होंगे भी या नहीं। लेकिन इसके बाद ही तांजिरो और ग्यू की ऊपर वाली बिल्डिंग पे कोई एक जोरदार पंच मारता है जिससे जो वो बिल्डिंग होती है वही डिस्ट्रॉय हो जाती है, और ये चीज ग्यू और तांजिरो सेंस कर लेते हैं और वो लोग चौकन्ना हो जाते हैं। इसके बाद तांजिरो के सामने आता है अकाजा और उसे कहता है लॉन्ग टाइम नो सी तांजिरो, मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि तुम जैसा वीकलिंग अभी तक जिंदा भी है। इसके बाद अकाजा बिना कोई देरी करे तांजिरो पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस पॉइंट पे जो तांजिरो है वो भी डरता नहीं है, वो भी अकाजा पे फाइट बैक करने के लिए आगे बढ़ता है। और इसी के बाद सीन चेंज होता है और हम लोग देखते हैं मुजान को जो कि एक कुकुन के फॉर्म में होता है और वो लेडी तमायो को ऑब्जर्व कर रहा होता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग किरिया ओबियासाकी की बहनों को देखते हैं जो कि अपना काम कर रहे होते हैं, यानी मैप बना रहे होते हैं इन्फिनिटी कैसल का, और काम करते करते उसकी बहनों को अपनी फैमिली की याद आ जाती है जिसको मुजान ने मारा था, और ये सोचने के बाद वो काफी इमोशनल हो जाती है। लेकिन तभी उसकी बड़ी बहन यानी किरिया ओबियासाकी उसे कहती है कि अभी मत रोकना, क्योंकि अगर तुमने एक बार काम रोक दिया तो हम हार जाएंगे। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग टेनगेन और सिंजिरो को देखते हैं जो कि किरिया ओबियासाकी को गार्ड कर रहे होते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं कि उसके साथ इतना कुछ हो गया, लेकिन फिर भी वो डीमन स्लेयर कॉर्प्स को कॉर्पोरेट कर रही है बड़ी बहादुरी से। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग उरोदाकी को देखते हैं जो कि नेजुको का ख्याल रख रहे होते हैं, और उन्होंने वो मेडिसिन भी दे दी है नेजुको को जिससे वो ह्यूमन बन जाए, और अभी जो उसकी तबीयत होती है नेजुको की वो अभी इतनी सही नहीं है। और आज जो उरोदाकी होता है वो भी नर्वस दिखाई दे रहे होते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आज एक ऑल आउट वॉर है, और अगर डीमन स्लेयर कॉर्प्स इस वॉर में हारती है तो इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। इसके बाद हम लोग फाइट में आते हैं जहाँ पे जो अकाजा होता है वो तांजिरो पे अटैक करता है, लेकिन जो तांजिरो होता है वो उसके अटैक को डॉज तो करता है, इसके साथ ही वो उस पे काउंटर अटैक में उसके एक हाथ को काट देता है। इसके बाद तांजिरो अपने मन में सोचता है कि मैं इस बार इसके नेक पे अटैक नहीं कर पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं इसकी गर्दन काट के रख दूंगा। बट तभी जो अकाजा होता है वो तांजिरो पे बहुत तेजी से हमला करता है और ये अटैक तांजिरो के काफी क्लोज होता है, लेकिन सही टाइम पे तांजिरो हिनुकामी कागुरा मॉक्सन रेमो डांस टेक्निक का यूज करके उसके अटैक को डॉज कर पाता है। इसके साथ ही जो तांजिरो होता है वो उसके फेस पे भी हमला कर देता है, और ये चीज देखने के बाद अकाजा शॉक्ड हो जाता है और वो तो ये सोच रहा होगा कि ये क्या चल रहा है अभी। और तांजिरो की ऐसी लड़ाई देखने के बाद जो ग्यू था वो भी शॉक्ड हो जाता है और उसे अपने वही पुराने दिन याद आ जाते हैं जब तांजिरो पहले उससे अपनी बहन की जान की भीख मांग रहा था, लेकिन अब वो पूरा डिफरेंट इंसान बन चुका है, अब वो लड़ना सीख चुका है। इसके बाद हम लोग अकाजा को देखते हैं जो कि तांजिरो को बोलता है कि ये लड़का कमजोर नहीं है और इसकी इंसल्ट मत करो, मेरे को वो सब क्योजिरो के याद है और तुम सही में कमजोर नहीं हो और अब मैं तुम्हारी इज्जत करता हूँ। अब जो अकाजा है वो भी सीरियस मोड में आ चुका है। इसके बाद जो ग्यू होता है वो भी अब बैटलफील्ड में उतर चुका है और वो वाटर बेटिंग के थर्ड फॉर्म का यूज करके अकाजा पे हमला करता है, लेकिन जो अकाजा होता है वो उसके सारे हमले को डॉज करता है और कहता है एक वाटर हसीरा 50 साल पहले भी मेरा एक वाटर हसीरा के साथ इनकाउंटर हुआ था। लेकिन बंदा यहाँ पे रुकता नहीं है, वो डिस्ट्रक्टिव डेट केओटिक टाइप टेक्निक का यूज करके उस पर लगातार पंचेस मार रहा होता है, लेकिन अपना ग्यू का कम था, वो वाटर बेटिंग के 11 फॉर्म का यूज करके उसके सारे हमले को नलीफाई कर देता है। जो चीज देखे अकाजा हंसते हुए बोलता है जिस वाटर हसीरा को लास्ट टाइम मैंने मारा था उसने भी ये टेक्निक यूज नहीं करी थी। लेकिन तभी जो तांजिरो होता है वो अकाजा पे पीछे से स्नीक अटैक करता है, लेकिन जो अकाजा होता है उसने तांजिरो के इस हमले को भी डॉज कर दिया और वो तांजिरो के फिर पीछे आ जाता है और उस पे एक डायरेक्ट क्लीन ब्लो देने वाला होता है। एंड अगर ये ब्लो लगता तो शायद तांजिरो खेल खत्म हो सकता था, लेकिन सही टाइम पे समहाउ तांजिरो अपनी टेक्निक का यूज करता है और उस जगह भी आ जाता है जो कि वाटर बेटिंग के सेकंड फॉर्म का यूज करके अकाजा का हाथ काट देता है। बट जो अकाजा होता है वो अपने हाथ को बहुत जल्दी सेकंडों में रीजनरेट कर लेता है। फिर इसके बाद जब ग्यू अकाजा को हैंडल कर रहा होता है तो ये चीज देखे तांजिरो को ऐसा लगता है कि शायद वो अब उस पर हमला कर सकता है, और जब वो अकाजा के पैरों पे हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये चीज अकाजा सेंस कर लेता है। एंड अकाजा भी लाइक ना मुन्ना ना मुझसे चालाकी नहीं, और उसके मुंह पे एक जोरदार किक दे मारता है। और दूसरी तरफ हम लोग अकाजा और ग्यू की फाइटिंग को देखते हैं, और जब अकाजा ग्यू की फाइट को देखता है तो वो काफी उससे इंप्रेस होता है और वो उससे उसका नाम पूछता है, लेकिन तभी ग्यू उसे जवाब देता है मेरे को अपना नाम
डीमंस को बताने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और ये सुनने के बाद अकाजा बोलता है, ओ अच्छा ऐसी बात है तो ठीक है, मैं तुम्हारा नाम तुमसे तब तक पूछता रहूंगा जब तक तुम मेरे को अपना नाम बताना दो। फिर वो उसे वही किक मारता है जो किक उसने पहले तांजिरो में मारी थी, जिससे जो गियो होता है वो बहुत दूर जाकर बिल्डिंग पे टकराता है। और ये चीज देखने के बाद तांजिरो चिल्लाता है, गियो क्या तुम ठीक हो? और जो ये नाम होता है वो अकाजा भी सुन लेता है। फिर वो तांजिरो के पास आता है और उसे कहता है, ओ अच्छा तो उसका नाम गियो है। फिर वो तांजिरो पे हमला करता है, लेकिन तांजिरो समहाउ उस पे अटैक तो करता है, काउंटर अटैक, लेकिन इस पॉइंट पे तांजिरो को देख के ऐसा लग रहा होता है कि वो काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है। फिर वो तांजिरो को बोलता है कि मैं खुश हूँ कि मैंने उस रात क्यूजिरो को मार दिया, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो शायद आज तुम इतने ताकतवर नहीं बनते, क्योंकि उसकी एक बेकार सी इच्छा थी कि उसे ह्यूमन बने रहना है। और ये सुनकर तांजिरो को क्यूजिरो और उसके भाई के ग्लिम्स याद आ जाते हैं और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है क्यूजिरो के बारे में एक शब्द तक मत बोलना तुम। तब अकाजा जवाब देता है, तुम मेरे को गलत समझ रहे हो तांजिरो, मैं तो तुम्हारी और उसकी तारीफ ही कर रहा हूँ। तो तांजिरो जवाब देता है, तुम उनकी तारीफ नहीं, तुम उनकी बेइज्जती करने में लगे हुए हो। तो इवन अकाजा ये भी बोलता है कि मैं केवल कमजोर लोगों की बेइज्जती करता हूँ, मेरे को उनसे नफरत है। और फिर अकाजा तांजिरो को अपनी आइडियोलॉजी बताता है कि जो कमजोर लोग होते हैं वो मेरा दिमाग खराब करते हैं और नेचर का लॉ है कि कमजोर लोगों को मर जाना चाहिए। और तभी तांजिरो जवाब देता है, जो सब चीजें तुम बोल रहे हो ना वो सभी चीज गलत है, क्योंकि इस चीज का तुम प्रूफ हो, क्योंकि सभी लोग एक हेल्पलेस बेबी होते हैं जब वो बॉर्न होते हैं और उन्हें किसी की हेल्प की जरूरत होती है बड़े होने के लिए। और क्या तुम्हें याद नहीं है कि जब तुम बच्चे थे तो किसी ने तुम्हारी हेल्प करी होगी, तुम्हें प्रोटेक्ट किया होगा। और जो ताकतवर लोग होते हैं उन्हें कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए, और जो कमजोर लोग होते हैं उन्हें ताकतवर बन के अपने से कमजोर लोगों की मदद करनी चाहिए। और ये है लॉ ऑफ नेचर अकाजा, और मैं तुम्हारी इस सोच को कभी माफ नहीं करूंगा। और यहीं पे अपना एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइज अगर तुम्हें आज की वाली वीडियो पसंद आई हो तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो अभी के लिए टाटा बाय बाय।